देखिए एक डायग्राम बनाएंगे पुलिंग अ रोलर। पुलिंग अ रोलर, तो पुलिंग अ रोलर में हमने क्या करा कि ये तो ग्राउंड सरफेस बना दिया ऐसे, ये तो ग्राउंड सरफेस हो गया, और इसके ऊपर हमने एक रोलर बना दिया इस तरह से, ये रोलर है, ये रोलर का सेंट्रल पॉइंट हो गया। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ना वेट इसका W वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा W। अब जब W वेट जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा वो हमेशा वेट हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा, और जो इसका रिएक्शन होगा R ऐसा होगा ऊपर की तरफ, तो इसको बैलेंस करेगा। उसके बाद कौन से पेज नंबर पे? हाँ कौन से पेज नंबर पे? पेज नंबर है 43, पेज नंबर 43, और PDF जो पूरी है उसका पेज नंबर 134, PDF का पेज नंबर 134, और वैसे पेज नंबर नोट्स का पेज नंबर 43 जो मैंने लिखा हुआ है हाथ से। तो यहाँ पर इसका हैंडल है इस तरह से, और इसके ऊपर ये इसका हैंडल है। ये हैंडल है, यहाँ से पकड़ के या तो हम इसको खींचेंगे पुल करेंगे, या फिर हम इसको पुश करेंगे। अब आप ये देखिएगा कि हम लोग इसको पुल कर रहे हैं, तो पुलिंग अ रोलर पुल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने फोर्स यहाँ पर लगाई, F फोर्स हमने इस तरह से लगाई। अच्छा, अब जो हम F फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक्चुअली एक्ट किस जगह पर कर रही है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा हैंडल कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये फोर्स F यहाँ पर एक्ट कर रही है। हमने ये बोला कि हॉरिजॉन्टल के साथ में ये फोर्स एक एंगल बना रही है थीटा, तो आपका ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, अलोंग वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा हो गया, और ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये साइन थीटा होता है, तो ये F साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में फिर आप देखिएगा ये F साइन थीटा हो गया, F कॉस थीटा हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पीछे की तरफ जो फोर्स लग रही है दिस इज कॉल्ड FK। FK इज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये मोशन में है, तो मोशन में जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। अब हमने यहाँ पर देखा, अब फटाफट देखिए यहाँ लिखा है सपोज अ फोर्स F इज अप्लाइड टू पुल अ लॉन्ग रोलर ऑफ वेट W एज शोन इफ कैपिटल R इज द नॉर्मल रिएक्शन। अगर कैपिटल R नॉर्मल रिएक्शन है तो कैपिटल R और F साइन थीटा ये दो फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही है, और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है W। तो इसको हम क्या लिखेंगे, R प्लस F साइन थीटा इज इक्वल टू W। भाई ऊपर वाली फोर्सेस इतनी, नीचे वाली फोर्सेस इतनी, दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, क्योंकि वर्टिकली जो ये रोलर है मूव नहीं कर रखा है, तो इसका मतलब ऊपर लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स इक्वल है। तो यहाँ से मैं R निकाल दूँगा, R क्या हो गया, W माइनस F साइन थीटा, ये R की वैल्यू होगी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन FK, इसको हम क्या बोलेंगे, म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर फॉर्मूला होता है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, म्यू के इंटू W माइनस F साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यही डायग्राम हमें दोबारा बनाना है, लेकिन अब किस चीज़ के लिए बनाना है, ये तो पुलिंग अ रोलर था, अब मैं बनाऊंगा पुशिंग अ रोलर वाला डायग्राम। तो अब जो है, अब हम रोलर को पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम इसमें जो बना हुआ है ये मैंने ऐसे बना दिया, नोट्स पे अलग बना हुआ है, नोट्स वाला ही बना लो, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, नोट्स वाले में क्या करें, हैंडल को इस तरफ कर दिया,
पुशिंग अ रोलर। अब आप रोलर को पुश कर रहे हैं, जब रोलर को पुश करेंगे ये F हो गया, पुशिंग फोर्स हो गई। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि पुशिंग फोर्स कहाँ तक एक्ट कर रही है, यहाँ तक तो ये F ऐसे काम कर रहा है, F इस तरीके से काम कर रहा है। तो हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल के साथ में मान लिया, जैसे वो भी था हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा था थीटा, हमने कहा ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो इधर वाली फोर्स है अलोंग वाली फोर्स, दैट इज F cos थीटा, cos थीटा हो गई। और F cos थीटा के परपेंडिकुलर वाली फोर्स, परपेंडिकुलर वाली फोर्स देखो ऊपर भी हो सकती है, लेकिन हम इसको इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका इंटेंट जो है, इसका जो ओरिएंटेशन वो नीचे की तरफ है, तो परपेंडिकुलर फोर्स नीचे की तरफ वाला लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम इसको पुल कर रहे थे तो जो इसका ओरिएंटेशन था वो ऊपर की तरफ था, तो परपेंडिकुलर फोर्स F sin थीटा ऊपर की तरफ लिया था, तो इसलिए यहाँ पर F sin थीटा नीचे की तरफ होगा, F sin थीटा। और नीचे की तरफ एक चीज़ और एक्ट करती है, वेट, यानी कि W, तो W भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और ऊपर की तरफ एक्ट करता है नॉर्मल रिएक्शन, तो उसको पुशिंग वाला केस है तो इसको बोल दिया R डैश। पुलिंग वाले में R बोला था तो पुशिंग वाले में R डैश बोल दिया। अब आप ये देखेंगे कि फिर से वही है कि नाउ इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड टू द सेम रोलर, यानी कि पुशिंग फोर्स, देन R डैश इज इक्वल टू, अब R डैश कितना हो जाएगा, W भी नीचे की तरफ और F sin थीटा भी नीचे की तरफ और R डैश ऊपर की तरफ, तो ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो R डैश इज इक्वल टू W प्लस F sin थीटा, W प्लस F sin थीटा। फिर है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इस केस में अब ये इस तरफ मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगी, इसको बोल दिया आपने F के डैश। यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन वाली फोर्स थी उसको F के बोला था, इसको बोल दिया F के डैश, F के डैश। F के डैश किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के। अब आप कहोगे म्यू के को म्यू के डैश क्यों नहीं करा, म्यू के R डैश, क्यों, क्योंकि सरफेस सेम है तो म्यू के ही रहेगा, सरफेस सेम है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सरफेस का होता है, उसका पुलिंग से या पुशिंग से मतलब नहीं है। अब F के डैश इज इक्वल टू म्यू के इंटू R डैश की वैल्यू डाल देंगे तो वो हो जाएगा W प्लस F sin थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बता दीजिए F के और F के डैश में बड़ी वाली फोर्स कौन सी है, कौन सी फोर्स बड़ी है, ग्रेटर, F के डैश बड़ी होगी। रीज़न क्या है कि यहाँ पर म्यू के है, इधर भी देखिए म्यू के है F के में, यहाँ म्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, W माइनस F sin थीटा, तो और यहाँ पर हो रहा है W प्लस F sin थीटा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वेट्स हैं और ये F sin थीटा ये दोनों ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर हो रहा है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वैल्यू कम होगी, एडिशन हो रहा है तो वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम ये कहेंगे सिंस F के डैश इज ग्रेटर देन F के, सो इट इज ईजियर। जो जहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स कम होगी वो मोशन आसान होगा। आप ये देखिए कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम है तो ये पुल करना आसान है, ठीक है ना। सो इट इज इजियर टू पुल अ रोलर देन टू पुश इट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब अगला देखिएगा, अगला है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स देखिएगा क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी, वो सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी बॉडी घूम रही है तो वो सर्कल में रुकी रहे, तो उसकी वजह से, वो किसकी वजह से रुकी रहती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक सर्कुलर ग्राउंड है, मान लीजिए कहीं पर भी कोई एक सर्कुलर ग्राउंड है और उसके चारों तरफ कोई ना अपनी बाइक घुमाने लगे, ठीक है। अब वो उसने अपनी 10 की स्पीड करी, 20 की स्पीड करी, 30 की स्पीड करी, 40 कर ली, 50 कर ली, 60 कर ली, क्या उसको कोई बोले कि तो 100 की स्पीड से घुमा कर दिखा देगा, तो घुमा नहीं पाएगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि एक जो फोर्स होती है वो उसको बीच में सेंटर की तरफ रोके हुए है, ठीक है।
अगर मान लीजिए उसने ज़्यादा स्पीड में, कभी भी आप ये देखिएगा, आप नॉर्मली साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आप टर्न पर हमेशा स्लो पड़ जाएंगे, आप तेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टर्न पर हमेशा अगर आप फास्ट हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका जो भी व्हीकल है वो रोड से बाहर निकल जाएगा, बाहर जाकर गिर जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से कभी भी जब भी कभी हम टर्न लेते हैं तो टर्न लेते टाइम हमको अपनी स्पीड कम रखनी पड़ती है। ऐसा क्यों है वो अभी मैं बताऊंगा कि स्पीड का उससे क्या रिलेशन है। तो हमने ये कहा कि अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही है तो उसको सर्कुलर मोशन में रोके रखने के लिए एक फोर्स लगती है उस पर, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सी फोर्स होती है वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक स्प्रिंग लिया, यानी कि धागा लिया, और धागे को हमने एक स्टोन को या बॉल को किसी को बांध दिया, और बांध कर हमने उसको घुमाना शुरू कर दिया। तो जब हम उसको घुमा रहे हैं तो लगातार हमारे हाथ पर हमको थोड़ी देर बाद ना दर्द होने लगेगा हाथ में। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हम उसको रोक लेंगे। हम ऐसा थोड़ी है कि घुमा रहे हैं तो घुमाते रहेंगे, हम रुक जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, हाथ में दर्द होने का मतलब क्या है कि हमने हाथ से फोर्स लगा रखी है। अगर हम हाथ छोड़ देंगे तो फिर वो पत्थर बाहर चला जाएगा, या बॉल जो भी उस पर लिपटी हुई है वो बाहर निकल कर गिर जाएगा, थ्रेड को भी अपने साथ ले जाएगा। तो जो हमने उसको पकड़ रखा है दैट इज़ फोर्स। तो सेंटर की तरफ रोकने वाली, सेंटर की तरफ खींचने वाली जो फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। इसका एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, देखिएगा। बाहर से जो उसको बाहर की तरफ जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको बाहर की तरफ खींचती है। जैसे मान लीजिए हमने बाइक को बहुत तेज़ी से घुमाना शुरू कर दिया सर्कुलर पार्क के चारों तरफ, तो हम बाहर गिर जाएंगे। तो वो जो हम बाहर चले जाएंगे दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल करवाऊंगा, थोड़ा बहुत कराऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। सेंट्रीपिटल करेंगे। अभी कर। है ना, देखिए एक फोर्स जो है वो अंदर की तरफ एक्ट कर रही है। अगर कोई भी चीज़ ऐसे घूम रही है और अगर मान लीजिए इसी जगह पर हमने जो थ्रेड को पकड़ कर और हम पत्थर को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, अगर हम छोड़ दें तो क्या वो जो पत्थर है क्या फिर वो ऐसे ही घूमता रहेगा? हम ये कहेंगे नहीं, वो इस पॉइंट पर अगर उस टाइम पत्थर था जिस टाइम हमने उसको थ्रेड को छोड़ दिया तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसे ही अगर वो पत्थर इस डायरेक्शन में था तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। तो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है, सर्कुलरली घूम रहा है, तो हर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। ठीक है, हमने उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो वो टेंजेंशियली चला जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगा। इधर ये एफ फोर्स अंदर की तरफ एफ, ऐसे ही ये बी इस तरफ, अगेन ये वाली फोर्स एफ अंदर की तरफ, फोर्स एफ अंदर की तरफ, और ये बी इस तरफ। ठीक है, अच्छा बस 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में आओ सभी बच्चे, बस 1 मिनट वेट करिए। टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, बंद करते हैं, घुटन हो जाती है। ठीक है, 37 कर दीजिए। ठीक है, फैन
चलिए जी, तो हमने ये कहा कि सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं किसी भी सर्कुलर मोशन में। अब देखिएगा क्या थ्योरी यहाँ पर मेंशन है। हम पेज नंबर 44 पर हैं नोट्स के। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर सेंटर की तरफ खींचे रखने वाली कोई फोर्स नहीं होगी तो वो तो टेंजेंशियल मूव कर जाएगी बॉडी, तो वो सर्कुलर मोशन में घूम ही नहीं सकती अगर कोई फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींच कर ना रखे। तो a force required to make a body move along a circular path with uniform speed is called centripetal force. ठीक है, such a body undergoes an acceleration which acts radially inwards. It is called centripetal acceleration and is given by A is equal to V square upon R. अच्छा, हाँ जी, यूनिफॉर्म स्पीड उसको बोला जाता है, उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड इस वजह से बोला जाता है क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी साइकिल को घुमा रहा है ना, सर्कुलर पार्क के चारों तरफ, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड तो है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है, तो हर इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप देखिए ना कि इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या टेंजेंशियल, यहाँ पर इस इंस्टेंट पर वो बंदा साइकिल चलाकर यहाँ पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज, तो इस तरह से डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज हो रही है। तो इसलिए उसको यूनिफॉर्म स्पीड तो कहा जा सकता है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहा जा सकता। तो वेलोसिटी बार चेंज हो रही है, तो जब वेलोसिटी का चेंज होना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वो जो एक्सेलरेशन है दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी बार चेंज हो रही है, तो दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिएगा कि V क्या है। V को हमने देखा था कि ये होता है R ओमेगा, तो R ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन R। ये R ओमेगा कहाँ से आ गया? ये R ओमेगा ऐसे आ गया कि हमने कहा कि कोई भी बॉडी इस तरीके से घूम रही है ऐसे सर्कुलर मोशन में, उसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी v है, उसका जो रेडियस है दैट इज r, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा। तो v में और ओमेगा में ये रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये मैंने सीधा लिख दिया। अच्छा, ये टर्म्स हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में पढ़ी थी, सर्कुलर मोशन वाली है ना, तो ये लास्ट में पढ़ी थी। तो a इज इक्वल टू आर ओमेगा का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से एक आर कर दिया, तो a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, उसमें बॉडी के मास को मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन के मास को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाती है, हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स बस। तो देखिएगा a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, v इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, r इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्सेस F इज m into a m r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फिर पेज नंबर 45 है ना, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। लेकिन लेवल रोड का मतलब क्या है? रोड कभी भी अगर आप देखेंगे तो रोड पर जब कहीं टर्न्स होते हैं ना, शार्प टर्न्स जो होते हैं, तो ख़ास तौर पर अगर हम कहीं पर पहाड़ों पर ख़ास तौर पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पर ना शार्प टर्न्स बहुत होते हैं। तो वहाँ पर जब शार्प टर्न्स हैं तो शार्प टर्न्स में रोड जो है वो हमेशा ऐसे सीधी नहीं होती कि अगर आप ऐसे आ रहे हो तो आप ऐसे घूम जाएं, तो वो सीधी रोड नहीं होती, वो हमेशा ऐसे उठी हुई रोड होती है कि अगर कोई बेवकूफ़ 100 की स्पीड से आ रहा है, वहाँ पर होते हैं ना कहीं कि बस अभी चलानी है गाड़ी तेज, तो वो अगर कोई बहुत तेज़ स्पीड में आ रहा है तो वो रोड को इस तरीके से कर दिया जाता है कि अगर मान लीजिए रोड ऐसी रहेगी तो वो तो स्पीड लिमिट उसने एक्सीड कर दी। अब हम उस स्पीड लिमिट को भी देखेंगे कि एक सेफ स्पीड लिमिट होती क्या है, वो भी डिराइव करेंगे यहाँ पर। तो अगर उसकी स्पीड लिमिट इतनी ज़्यादा है तो वो पता चला स्किड करते हुए वो बाहर निकल गया रोड से और नीचे सीधा खाई में गिरा और फिर नीचे से सीधा ऊपर पहुँच गया। तो इस वजह से क्या होता है कि रोड को वो सीधा ना रखकर उसको ना थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाता है, कोने से थोड़ा उठा दिया जाता है। इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग का मतलब वो वाला बैंक नहीं है
जो पंजाब नेशनल बैंक वो वाला बैंक नहीं है। तो बैंक का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, किनारा वाला, जो रिवर बैंक होता है ना वो वाला किनारा। यानी कि रोड की जो बैंक होता है, रोड का जो किनारा होता है, उस किनारे की बैंकिंग कर देना, मतलब उसको मॉनिटर करना कि वो ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो उसको जनरली उठा कर रखते हैं थोड़ा सा। तो अभी फ़िलहाल ये देखते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। अगर सीधी रोड है और सीधी रोड पर कार का सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं है कि कार को गोल गोल घूमना है। अगर मान लीजिए रोड ऐसे है, रोड ऐसे है और ऐसे आगे एक मोड़ आ जाएगा यहाँ पर आगे किस तरीके से ऐसे, तो हम ये कहेंगे कि इतना जो कर्व वाला पोर्शन है इतना, तो ये इसका रेडियस हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसने मोशन करा ना, तो ये जो कर्व मोशन है ना इसका, ये कर्व मोशन जो है ये भी सर्कुलर मोशन की तरह ही डील करेंगे हम उसको भी। और ये वाला एंगल जो भी होगा उसको हम थीटा कहेंगे। मुझे लगता है कि एनर्जी है, कौन सी यहाँ पे एनर्जी? पता नहीं कुछ हो रहा है, देखो आप आके। हाँ तो वो स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया होगा ना। हाँ हाँ तो हो जाता, क्या हो गया। इस चीज़ को तो मैं रोज ही फेस करता हूँ। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो लिखते हुए मेरे जो नाखून हैं ये लगातार इस पर घिसते रहते हैं। तो नाखून इस पर घिस रहे हैं, तो डेड सेल्स होते हैं नाखून पे। अब जब मैं जाता हूँ वहाँ पर वो स्लाइडिंग डोर खोलता हूँ तो झटका लगता है, बहुत तेज़ करंट लगता है। तो उसको इलाज क्या है कि उसको पहले पैंट से ऐसे पोंछ लो हाथ में। तो ये जो बाल खड़े हो रहे हैं। हाँ होता है स्टैटिक चार्ज। को टच करके तो लग जाएगी। हाँ होता है। तो आप ऐसा करो ना, यहाँ पर कोई हैंकी वैंकी रख लो, सब ठीक है। ये स्टैटिक चार्ज है, और वो भी क्यों हो रहा है, वो भी इस वजह से कि थोड़ा बहुत मोशन होता है। तो जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत मोशन होगा, भाई आप लिख रहे हैं या समझ रहे हैं किसी चीज़ को, हाथ का मूवमेंट है तो होता है। जहाँ कोई यहाँ पे हाँ एनर्जी, बस और कोई बात नहीं, स्पिरिट घूम रही है कोई। हाँ जी, तो देखिएगा, कंसिडर अ कार ऑफ वेट mg गोइंग अराउंड अ सर्कुलर लेवल रोड ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v. While taking the turn, the tires of the car tend to leave the road and go away from the center of the curve. ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ना एक कार बना रखी है और अब इसमें ना रोड समझाऊंगा सर्कुलर मोशन। of a car on a level road. हमने कहा कि ये रोड है, ये लेवल रोड है और इस पॉइंट को हमने बोल दिया O, और कार जो है ना ये रोड के किनारे पर चल रही है। तो सामने से अगर किसी सर्कुलर टायर को देखेंगे तो सामने से ऐसा रेक्टेंगल जैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, कार इस तरीके से ही तो ये कार है, ये हेडलाइट है इसकी आगे की तरफ आ रही है। ठीक, तो तुरंत देखो कि इसमें इसका जो ये वाला फ्रंट वाला टायर है, तो क्या होता है ये कार जैसे ना ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये फ्रंट में इस तरीके से आ रही है और ये ना कर्व रोड है। ये कर्व रोड ऐसी है कि कार ऐसे आएगी और ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि उसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर ना ऐसे बना दिया। ठीक, उस चीज़ को समझने के लिए हमने ऐसे बना दिया, क्योंकि मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ, आप पेपर पर बनाएंगे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये जो कर्व है, ये कर्व ये दिखा रहा है कि ये रोड आप सामने से ऐसे देख रहे हैं
और ये आप इस तरीके से देख रहे हो और ये कार ऐसे चलती हुई आ रही है। तो जब ये कार ऐसे चलती हुई आती है तो हमेशा ऐसा होता है, आपने भी नोटिस करा होगा कि अगर आप सीधे कार में जा रहे हैं और कहीं टर्न आता है तो आप भी थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, बाहर की तरफ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से हम बाहर की तरफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हम कुछ ज़्यादा ही उधर हो जाएंगे, और ज़्यादा है तो हम ज़्यादा उधर के, फिर कार भी उधर ही हो जाएगी, तो वो स्लिप करके रोड के नीचे उतर जाएगी कार। तो जो कार है उसके जो टायर होते हैं वही रोक कर रखते हैं बस टायर को, यानी कि कार टेंड्स टू लीव द रोड। तो वही लिखा है यहाँ पर कि while taking the turn, the tires of the car tend to leave the road and go away from the center of the curve. The forces of friction F1 and F2 act inward at the inner end and outer tires respectively. Inner and outer tires respectively. तो ये जो अंदर वाला टायर है इस पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर लगा हुआ है F1 जो इसको रोके हुए है, और ऐसे जो ये वाला टायर है इस पर भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर लगा हुआ है F2। तो अभी मैं F1 F2 में दो टायर की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है कि इसके पीछे भी दो टायर्स हैं, है ना, उन पर भी दो फोर्सेस अंदर की तरफ लग रहे हैं, ठीक है ना। तो उन पर भी यही F1 और F2, अंदर वाला जो है उस पर भी यही F1 लगेगा, और जो इसके पीछे वाला जो टायर है उस पर भी अंदर की तरफ F2 फोर्स लगेगा जो उसको रोके हुए है। तो फ्रिक्शन नहीं इसको रोका हुआ है, अगर रोड चिकनी होगी तो फिसल के गिर जाएगा, यानी कि अगर फ्रिक्शन कम होगा तो। The forces of friction F1 and F2 act inward at the inner and outer tires respectively. तो F1 is equal to mu R1। अब वो R1 कैसे बोल रहा है, डायग्राम देखिएगा। हमने कहा इस वाले टायर पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो R1, इस वाले टायर पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो R2, ठीक है। अच्छा, गाड़ी का टोटल जो वेट है दैट इज mg, तो जो टोटल रिएक्शन है वो तो R1 प्लस R2 हो गया ना, ये मेंशन कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने ये कहा कि यहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये गाड़ी ऐसे घूम रही है, तो ये वाला पोर्शन जो है दिस इज एक्टिंग लाइक अ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट या सर्कुलर टर्न, उसके रेडियस की तरह ये एक्ट करेगा, तो स्मॉल r ये होगा। उसके बाद देखिएगा F1 इज इक्वल टू म्यू R1। F1 जो है किसके इक्वल है, म्यू R1 force of friction, coefficient of friction into normal reaction। And F2 is equal to mu R2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए, दोनों को कंबाइनली इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। R1 plus R2 is equal to mg, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। So total force of friction force of friction is equal to F1 plus F2, ठीक है। देखिएगा F1 plus F2 ये क्या हो गया, mu R1 plus mu R2, mu कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा R1 plus R2, R1 plus R2 mg के इक्वल है, तो ये हो गया mu mg। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mu mg के बराबर हो। अब हम क्या बोलेंगे, for the car to stay on road, the maximum force of friction must be equal to or greater than the centripetal force। तो for the car to stay on road, the maximum force of friction must be equal to or greater than the centripetal force। तो भाई हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करती है तो उसको सर्कुलर मोशन में रोक के रखने वाली जो फोर्स होती है दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो अंदर वाली फोर्स है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो, है ना, या फिर उससे ज़्यादा हो, या फिर उससे ज़्यादा हो। मतलब फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से तो आराम से गाड़ी टिकी रहेगी यहाँ पर। उसके बराबर होगा तो भी ठीक है, लेकिन अगर उससे कम हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स से कम हो गया, तो भाई फिर गाड़ी रुकेगी नहीं, फिर गाड़ी बाहर निकल जाएगी। तो आप ये देखिएगा, फॉर द कार टू स्टे ऑन रोड द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सुमित, विभोर, शुभ, सिमर, दिव्यांका, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg हमने निकाला,
ये मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। mv स्क्वायर अपॉन आर, भाई m से n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हम ये कहेंगे इसको g को इधर ले आओ, या पलट कर लिख दो ऐसे, v स्क्वायर अपॉन आर जी इज लेस देन इक्वल टू म्यू v square is less than equal to mu rg. So the maximum speed with which the car can turn safely, maximum speed by v square जो है, हम ये कहेंगे कि maximum speed with which the car can turn safely is भाई इसके इक्वल हो वेलोसिटी। हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम वेलोसिटी पर टर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे भाई वेलोसिटी या तो कम हो म्यू आर जी से, और ज़्यादा से ज़्यादा बस ये हो सकता है कि उसके इक्वल हो सकती है। उससे ज़्यादा अगर हो गई ना वेलोसिटी लेस हो सकती है या इक्वल हो सकती है, लेस हो सकती है या इक्वल हो सकती है। अगर ग्रेटर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो सड़क से नीचे उतर जाएगी, गाड़ी गिर जाएगी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि वी मैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू आर जी का अंडर रूट। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, है ना। तो वी स्क्वायर जब म्यू आर जी के इक्वल है तो वी किसके बराबर हो गया, अंडर रूट म्यू आर जी के इक्वल हो गया ना। तो वही चीज़ यहाँ मेंशन करेंगे, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो इसलिए अगर हम किसी रोड पर जा रहे हैं और हमें उस रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है, क्योंकि रोड हमने बनाई है, हम इंजीनियर हैं, ठीक है। हमने टर्न बनाया है तो हमें रेडियस पता है उसका, और जी जो है ये तो यूनिवर्सल है, 9.8 है। तो हमको ये मालूम है, ये तीनों चीज़ें हमको मालूम है। हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि वो स्पीड कितनी है, 20 to 30 किलोमीटर पर आवर ऐसी है। तो फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, तो उसके बावजूद भी जब टर्न होता है तो लिखा रहता है सामने शार्प टर्न अहेड मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज 20 किलोमीटर पर आवर, तो लिखा रहता है वहाँ पर। वो कौन लिखता है, जिसने वहाँ पर, जिस टीम ने, इंजीनियर्स की जो टीम है जिन्होंने वो रोड जो है वो प्रॉपर्टी डिज़ाइन करी है, तो वही चीज़ वो वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, उनकी जान बचाने के लिए एक नॉर्मल सा दिमाग लगाया लोगों ने, जो इंजीनियर्स हैं, सरकारें हैं, जो रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने दिमाग लगाया। और सिर्फ अपने कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले एक्सीडेंट्स होते थे, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब लगने लगा कि अब ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है, बहुत एडवांस व्हीकल्स आ रहे हैं धीरे धीरे, तो स्पीड बहुत बढ़ती जा रही है। तो फिर रोड जो है, रोड का डिज़ाइन भी फिर चेंज होने लगा, ठीक। तो अब क्या होने लगा है, अब होने लगा है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब ये है कि कोई नहीं पढ़ेगा भाई सड़क पर क्या लिखा हुआ है, जिसकी गाड़ी तेज़ भागेगी वो भगाएगा उसको, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो डेथ्स को रोकने के लिए रोड्स की बैंकिंग करी गई। बैंकिंग का मतलब, अगर ये रोड ऐसे सीधी ना होकर हल्का सा इसको आप इंक्लाइन कर दें, हल्का सा ऊंचा कर दें, तो ऊंचा करेंगे तो थोड़ा सा कार टिल्ट जरूर होगी अंदर की तरफ। और जो अंदर, अगर मान लीजिए आप ऐसे बाहर को झुक रहे हैं इस तरह से, अगर आप टर्न लेते हो आप ऐसे बाहर को झुक रहे हैं, और कोई उसी टाइम कोई ऐसी फोर्स हो जो आपको अंदर की तरफ थोड़ा झुका दे, तो आप बैलेंस हो जाएंगे, आप सीधे रहेंगे। तो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या करा गया कि रोड्स को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया गया। तो अगला टॉपिक है बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड, ठीक है। जो पहाड़ वाले रोड्स होते हैं अब वहाँ पर भी हम, आप जो आपकी एज है और जो मेरी एज है, तो हमने शुरुआत में ये देखा है कि बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, और लोग पूछ कर जाते थे पहले कि मैं चला जाऊँगा नहीं वहाँ पर, है ना। क्यों, जैसे बरसात का सीज़न है तो रोड पर मिट्टी भी पड़ी रहती है, बारिश होती है तो मिट्टी पानी से मिक्स होकर मड बन जाता है, तो उसका जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो लोग पहले ये सोच कर जाते थे। अब जो रोड का मटेरियल होता है, वो मटेरियल इस तरीके का होता है कि बारिश भी हो जाए तो भी उस पर कीचड़ उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, उतना बन नहीं पाएगा। तो इस तरीके का मटेरियल मिक्स करते हैं उसके साथ। तो इन चीज़ों का पहाड़ों पर बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं।
चलिए अब देखिएगा द सिस्टम ऑफ रेजिंग, ठीक है, द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड above its inner edge is called banking of the curved road. The angle through which the outer edge of the curved road is raised above the inner edge is called angle of banking. ठीक है, तो थोड़ा सा आउटर एज को उठा देना, रेज कर देना, इट इज़ कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, ये सेफ्टी मेजर होता है, सेफ्टी के लिए करा जाता है। अब आप ये देखिएगा, उसको समझने के लिए हमने ना रोड को कुछ ज़्यादा ही उठा दिया। ठीक, मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक रोड, तो कायदे से देखा जाए ऐसे था, नॉर्मल लेवल था, हमने उसको ऐसे ना रखकर थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा एंगल इसका उठा दिया। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में मुझे आसानी रहेगी, इस वजह से हमने एंगल को ज़्यादा ही बढ़ा दिया। इतनी ऊंची उठी हुई नहीं होती कोई रोड, पता चले कि अंदर की तरफ गिर गए, फिर आकर इतना उठा दिया आपने उसे। तो देखिएगा कार है, इसको कार का सेंट्रल पॉइंट मान लिया गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास ये मान लिया गया। तो यहाँ से इस जगह वेट जो है वो कार का ऐसे लगेगा, mg नीचे जो वेट होता है वो हमेशा स्ट्रेट वर्टिकल लाइन की तरह नीचे की तरफ एक्ट करता है। अच्छा, अब नॉर्मल रिएक्शन जिस सरफेस पर कोई भी चीज़ होती है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन आर ऐसे हो गया। अब हमने ये कहा कि ये नॉर्मल रिएक्शन ये एंगल की तरह बनाएगा अगर वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर दी जाए, तो ये उसके साथ एंगल बनाएगा थीटा। अब ये थीटा एंगल कैसे बना, ये वही चीज़ है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो आप ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इस पर परपेंडिकुलर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है, ये जो लाइन है ये इस हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर हो गई, और ये जो लाइन है आर वाली ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर हो गई। तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो इन दोनों के बीच में भी थीटा है। ठीक है, अब आर के साथ में इधर एंगल थीटा बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, आर कॉस थीटा। इसका ओरिएंटेशन इस तरफ है, तो आर कॉस थीटा पर परपेंडिकुलर कहाँ लेंगे, अंदर की तरफ, तो ये हो गया आर साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर हम ये कहेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अंदर की तरफ एक्ट करेगा, एफ स्मॉल एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए होता है, वो अंदर की तरफ एक्ट करेगा। तो ये पूरा डायग्राम था, और ये कार आगे ये ऐसे घूमते हुए ऐसे आगे की तरफ आ रही है। ठीक, तो उसको समझाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस ऐसे डॉटेड लाइन बना देनी है। मतलब कर्व मोशन है इसका, सर्कुलर मोशन है। Consider a car of weight mg going along a curved path of radius r with speed v on a road banked at an angle theta as shown. Here r sin theta plus f cos theta is equal to, अब देखिएगा ये जो r sin theta है और f cos theta, अब ये जो f cos theta है ये मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये साथ में एक डायग्राम बना रखा है, f जो है ना इस तरह से एक्ट कर रहा है, ऐसे यहाँ बना स्मॉल एफ इस तरह से एक्ट कर रहा है। अच्छा, अब एक वर्टिकल लाइन है ये वाली, स्मॉल एफ ऐसे एक्ट कर रहा है, वर्टिकल लाइन ये है mg वाली। ये जो स्मॉल एफ है, अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँ ऐसे, तो ये एंगल थीटा है, तो भाई ये भी थीटा हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, मैं वही करूँ भाई, एफ इस तरीके से है तो यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बना दूँ इस हॉरिजॉन्टल के,
तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसलिए मैंने इसको थीटा लिख दिया। अब ये थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसको यहाँ पर दिखाने में थोड़ा सा हौच-पौच हो जाता है यहाँ पर, इसलिए अलग दिखा दिया ये एफ वाला बना। ये बता दीजिए सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें। आदित्य, आर्य, अक्षय, दिव्यांका बताइए क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि इसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रही है, एक आर साइन थीटा है, एक एफ कॉस थीटा है। ये एक्चुअली यहीं पर बनाना था लेकिन बहुत हौच-पौच हो जाएगा, इसलिए अलग से दिखा दिया। तो हॉरिजॉन्टल आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये फोर्स, यही फोर्स जो अंदर की तरफ आ रही है, इसी अंदर की तरफ वाली फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हम निकाल चुके हैं, कितना होता है mv²/r। तो इसलिए ये लिख दिया r sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स, इक्वेशन नंबर 1। फिर बात करते हैं वर्टिकल फोर्सेस की। तो हॉरिजॉन्टल की होगी, वर्टिकल फोर्स कौन सी है? एक तो mg नीचे की तरफ और एक f sin थीटा नीचे की तरफ, इनको बैलेंस कौन कर रहा है? r cos थीटा। तो mg प्लस f sin थीटा, mg प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा। यहाँ से आप निकालें r cos थीटा माइनस f sin थीटा, इसको उधर दे दो। इक्वल टू mg, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग 1 एंड 2 वी गेट, अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूँ, 1 और 2 इसको डिवाइड कर दूँ, तो हमारे पास आ जाएगा r sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f sin थीटा is equal to mv² अपॉन r अपॉन mg, mg अपॉन 1 कर दो इसको ऐसे। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। ये बन जाएगा r sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f sin थीटा, ये हो गया mv² अपॉन rmg, हमसे m कैंसिल आउट हो गया, v² अपॉन rg आ गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ LHS इसको r cos थीटा से डिवाइड कर दिया, इसको r cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? यहाँ तक क्लियर है? हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, LHS वाले को r cos थीटा से डिवाइड कर दिया। v² अपॉन rg, r से r कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया, r cos थीटा से r cos थीटा, ठीक है, बस कितना हो गया। अब ये हमारे पास बन जाएगा tan थीटा, इस तरफ कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ पूरा, ठीक है, बस 2 मिनट में हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है बस। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। ये हो गया टैन थीटा प्लस एफ अपॉन आर अपॉन 1 माइनस
माइनस एफ अपॉन आर टेन थीटा। भाई ये एफ अपॉन आर तो अपनी जगह और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा लिख दो इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, मैं तो वी निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर बैंकिंग कर दी हमने रोड की तो वेलोसिटी कितनी निकलेगी, तो हमें वी स्क्वायर निकालना है। तो आप ये देखिएगा कि एफ अपॉन आर जो है ये एफ अपॉन आर हो जाता है म्यू, ठीक है ना। तो हमने देखा था ना कि एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, म्यू आर के बराबर। तो एफ अपॉन आर तो म्यू के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा is equal to v square upon rg, v square into 1 minus cross multiplication mu tan theta is equal to tan theta plus mu into rg। v square छोड़ो, सीधा v ही निकालो, ये सारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। tan theta plus mu rg और 1 माइनस म्यू टैन थीटा, और इसका पूरे का क्या हो गया, अंडर रूट होगा। v इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस म्यू इंटू rg अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो ये अगर कोई भी रोड उसकी बैंकिंग हमने कर रखी है तो वहाँ पर जो है हमको एक चीज़ मिल जाती है कि हमें वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखने का मौका मिल जाता है। कि वेलोसिटी ज़्यादा हम रख देंगे उसके बावजूद भी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेशल केसेस हैं इसके, और एक टॉपिक बचा हुआ है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, ठीक है। तो ये जो है आपका एक क्लास में चैप्टर खत्म है। फिर मैं नेक्स्ट आपका वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट हुआ होगा स्कूल में। यही वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये कोई नहीं, वर्क एनर्जी एंड पावर करवाऊंगा नेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है। चलिए जी बेटा, आज फिर इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैंने सोचा था कि मैं आपकी ना एक्स्ट्रा क्लासेस फिजिक्स की अभी शुरू करूँगा, लेकिन कल नहीं ले पाऊँगा। कल जैसे मतलब एक्स्ट्रा क्लास मैं रात में आधे घंटे की या 40 मिनट की रखता हूँ, तो कल नहीं रख पाऊँगा। अगले उससे स्टार्ट कर देंगे, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे तो आपकी रहती है फिजिक्स की। उसके अलावा वाले जो दिन है उसमें फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस मैं करता हूँ मंडे से स्टार्ट, ठीक है। चलिए जी, ओके।